सूर्य ताप। कौन सा ताप है जी? तो थोड़ा सूर्य के बारे में जानेंगे हम लोग, 2 मिनट का टॉपिक है। चलिए बताइएगा सूर्य के बारे में आप लोग। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, उसको 5 मिनट का क्लास होगा, देख लेंगे सब कोई। ये हमारा है क्या? सूर्य है। ये हमारा क्या है जी? सूर्य में कौन कौन होता है? हाइड्रोजन प्लस क्या होता है? हीलियम। हाइड्रोजन प्लस हीलियम। के गो हाइड्रोजन होता है? 4 गो। के गो हाइड्रोजन होता है जी? 4 गो हाइड्रोजन होता है। 4 गो मिलके एगो हीलियम का निर्माण करता है। और सूर्य में जो याद रखेंगे, हाइड्रोजन कितना परसेंट है जी? 71%। हाइड्रोजन कितना परसेंट है? और हीलियम कितना परसेंट है? 26%। और अदर कितना है? 2.5%। अब याद रखिएगा, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वह कौन सा है जी? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? असंलयन किसका होता है? तो हाइड्रोजन है जो आपस में जुड़कर किसका निर्माण करता है? हीलियम का। तो याद रखेंगे, इसमें जो है सूर्य में हाइड्रोजन जुड़कर किसका निर्माण करता है? हीलियम का निर्माण करता है। और संलयन अभिक्रिया के द्वारा कौन बम बनता है जी? परमाणु बम। कौन सा बम बनता है? परमाणु बम बनता है। और परमाणु बम बनाया कौन था? ऑटो हान। कौन बनाया था? परमाणु बम का निर्माण कौन किया था जी? ऑटो हान। याद रखेंगे। और कब बनाया था? 1943 में। कब बनाया था? 1943 में बम बनाया। क्या? नहीं, नाभिकीय विखंडन। हाँ, विखंडन होगा जी। हाइड्रोजन बम होगा संलयन। चलिए हाँ चलिए, तो सही है संलयन। चलिए, परमाणु ऊर्जा का स्रोत क्या है जी? संलयन। अब परमाणु बम बनता है कौन अभिक्रिया द्वारा? विखंडन अभिक्रिया द्वारा। कौन अभिक्रिया द्वारा? विखंडन अभिक्रिया द्वारा बनता है परमाणु बम। संलयन द्वारा बनता है कौन? हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन द्वारा कौन बम बनता है? हाइड्रोजन बम बनता है। याद रखिएगा। अब कह रहा है यहाँ पर देखिए जी, सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? तो सतह का तापमान जो होता है वह कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो कोर होता है, कोर का तापमान कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर कितना होता है? 7। 3 गुने 10 के पावर। और सूर्य का सतह का तापमान के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तापमान के बारे में हेंस बेथ। कौन बताया था? हेंस बेथ जो है, इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था किसके तापमान के बारे में? सूर्य के सतह के तापमान के बारे में। क्लियर? अब यहां पर देखिए, कह रहा है कि सूर्य में जो अभिक्रिया होता है वह कौन सा होता है जी? नाभिकीय संलयन। अब आइए टॉपिक पे। देखिए, कह रहा है कि सूर्य ताप, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सूर्य विकिरण ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ताप। ये सब नहीं पूछता है कि सूर्य ताप किसे कहा जाता है। चलिए, अथवा सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी रोक लेती है उसे सूर्य ताप यानी अपतन कहलाती है। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में होता है। सूर्य का प्रकाश किस तरंग के रूप में आता है जी? लघु तरंग। अब ये वायुमंडल के बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट वर्ग सेंटीमीटर कितना कैलोरी जी? कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? 1.94 कैलोरी। 1 पॉइंट कितना कैलोरी? अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा, 100% क्वेश्चन बनता है। पहला जो क्वेश्चन बनता है कि 1 किलोवाट में कितना होता है जी? 1 किलोवाट में कहेंगे तो 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितना होगा? 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट होता है। और 1 किलोवाट में कितना जूल होता है पूछेंगे तो कितना जूल होता है? 3600 जूल होता है। या हम कहेंगे 1 कैलोरी में कितना होता है? 1 कैलोरी में 4.2 जूल। या हम कहेंगे 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 3 होता है। याद रखेंगे 3.10 गुने
या हम कहेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुने 10 के पावर कितना होता है, 6 जूल होता है। कितना होता है, 1 कैलोरी में कितना होता है जी, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल। याद रखिएगा कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, बोलिए आप लोग, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है जी, या हम कहेंगे 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, तो कितना जूल होता है, 3600। 1 किलोवाट पावर में बोलेंगे तो कितना जूल होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 3। और 1 किलोवाट घंटा में कहेंगे कितना होता है जी, अगर किलोवाट घंटा लग जाएगा तो कितना हो जाएगा। चलिए 1 कैलोरी का मान कितना होता है, या हम कहेंगे खाद्य ऊर्जा को किसमें मापा जाता है जी, जो हम लोग खाना खाते हैं उसकी ऊर्जा को मापा जाता है किसमें, कैलोरी में। किसमें मापा जाता है, खाद्य कैलोरी। कैलोरी मीटर किसका बना होता है जी, तो कहेंगे यह तांबा धातु का बना होता है। किसका बना होता है, तांबा धातु का बना होता है। चलिए तांबा धातु का बना था। शहरी लोग को कितना कैलोरी चाहिए जी, शहरी लोग को कहेगा या महिला लोग को कहेंगे तो कितना कैलोरी चाहिए खाना डेली में, इनको 2100 कैलोरी चाहिए। कितना सौ चाहिए। और जो ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीण लोग या हार्ड वर्कर होते हैं, हार्ड वर्कर, उनको कितना चाहिए डेली कैलोरी, 2500 कैलोरी डेली ऊर्जा की आवश्यकता होता है। क्लियर। चलिए अगला कह रहा है आपका, देखिए चलिए अब यहां पर देखिए तो कह रहा है कि हाँ, मात्रा में उष्ण कटिबंधीय 300 वाट 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर ध्रुव पर कितना 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक सूर्य ताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर पाया जाता है। अंडरलाइन करिएगा, सबसे ज्यादा जो तापमान होता है सूर्य का वह कहां पर पाया जाता है जी, उस उपोष्ण कटिबंधीय। याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो ताप होता है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। और याद रखेंगे यहां पर क्वेश्चन बनता है, मरुस्थल पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, जीरोफाइटा। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। और सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है जी, सहारा। सबसे बड़ा मरुस्थल कहां कौन है, सहारा है, जो कहां पर है जी, अफ्रीका में। कौन सा अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में है। और कहेंगे बोल एगो है, एगो काला मरुस्थल कहाँ है, कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल कहेंगे तो बोत्सवाना। कहां पर है जी, बोत्सवाना में है कालाहारी मरुस्थल। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहेंगे या भारत का सबसे बड़ा कहेंगे तो दक्षिण एशिया, सॉरी साउथ एशिया कहेंगे या भारत का कहेंगे तो कौन हो जाएगा, थार हो जाएगा। भारत का कौन हो जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहेंगे तो कौन हो जाएगा, गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी हो जाएगा। अगर कहेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो पाकिस्तान का मरुस्थल कहेंगे चोलिस्तान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चोलिस्तान हो जाएगा। जो बिहार पुलिस में पूछा है कि भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाला मरुस्थल का नाम क्या है जी, तो याद रखिएगा मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, जीरोफाइटा। मरुस्थल में उगने वाला पौधा। और कहेंगे सहारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, सहारा। सहारा कहाँ है जी, चलिए कालाहारी कहाँ है, बोत्सवाना। और साउथ एशिया, दक्षिण एशिया या भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, थार। चलिए, और एशिया का सबसे बड़ा कहेंगे तो क्या होगा, गोबी। और पाकिस्तान का, और कहेंगे एक और आता है, चीन में आता है टकला मकान। कौन मकान आता है, टकला मकान। तो टकला मकान कहां पर है जी, चीन में। टकला मकान कहां पर है जी, चीन में। चलिए अगला कह रहा है जी, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के समतल कक्ष से कितना डिग्री जी, 66.5 डिग्री कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर होता है। और सूर्य ताप की मात्रा बहुत ही प्रभावशाली होता है। जो उपोष्ण होता है वहां पर सूर्य का ताप क्या होता है, किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से प्रवर्तित की जाने वाली
सूर्य ताप की मात्रा के बीच अनुपात क्या कहलाता है जी? एल्बिडो कहलाता है। सौर विकिरण का यह परिवर्तन लघु तरंग में होता है। कौन सा तरंग में? चलिए नोट में देखिए, हिमाच्छादित भूपृष्ठ में उच्च तापमान उच्चतम एल्बिडो होता है। चलिए कह रहा है वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाला सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादल के सतह में परिवर्तित होता है। अंडरलाइन करिएगा, जो सूर्य विकिरण होता है उसका कितना परसेंट भाग विकिरण के रूप में बादल के रूप में समा जाता है? तो बादल के रूप में कितना होता है जी? 32%। अंडरलाइन करिएगा कि जो वायुमंडल के बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाला सौर विकिरण लगभग कितना परसेंट? 32% है, जो किस रूप में? बादल के सतह के रूप में परिवर्तित होता है तथा धूल कण से प्रकीर्णन होकर अंतरिक्ष में क्या होता है जी? लौट जाता है। सूर्य ताप का लगभग 2% भाग ही धरातल से प्रवर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल के गर्म करने के काम नहीं आता है। 2% है जो तो क्या करता है? लौटाता है पृथ्वी। 34% जो है 32% है जो बादल से ही टकराकर वापस चला जाता है धूल कण से। चलिए इस प्रकार का चलिए अतः मेघाच्छादन के समय प्रकाश में कमी होता है। देखिए सब ऐसी है। पृथ्वी सौरिक विकिरण का प्रवर्तित ऊर्जा का कितना परसेंट भाग? 51% भाग वायुमंडल के सौरिक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल गर्म होता है कितने विधि से जी? 3 विधि से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिएगा कि वायुमंडल जो है किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि। वायुमंडल है जो किस विधि द्वारा गर्म होता है? और पृथ्वी जो है किस विधि द्वारा गर्म होता है? विकिरण विधि। याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन, दो कोई इंपॉर्टेंट है। बताइए वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? हमने बताया था आपको। चलिए जल्दी से ना बताइएगा। चलिए हमने बताया था 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल, कौन मंडल है जी? वायुमंडल जो है गर्म होता है कौन विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? वायुमंडल का गर्म होना कौन विधि द्वारा? और पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी गर्म होता है कौन विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। विकिरण। और तीसरा क्वेश्चन होता है चाय का केटली का गर्म होना। चाय का केटली या लोहे की छड़, या क्या कहेंगे? लोहे की छड़ जो है वो यह भी कौन विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। लोहे की छड़ कहेंगे भी तो भी कौन विधि द्वारा? या हम कहेंगे सुराही में पानी, सुराही में रखा क्या? पानी। सुराही में रखा पानी, ठीक है, का ठंडा होना। सुराही में रखे पानी का क्या होना? ठंडा होना। या हम कहेंगे वायुमंडल का गर्म होना। वायुमंडल का क्या होना? गर्म होना। यह कौन विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? संवहन विधि के द्वारा होता है। याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है। तीसरा आता है जी एक विकिरण विधि, जैसे पृथ्वी का गर्म होना भी बताए थे। या हम कहेंगे आग के भट्ठी के पास खड़ा होने पर, आग की भट्ठी, जहां आग का भट्ठी, लोहे का जो भट्ठी होता है आग का भट्ठी, वहां पर रहने पर खड़ा व्यक्ति को गर्म महसूस होना, वह किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि। क्लियर? सूर्य का जो रे पड़ता है उसका जो विकिरण निकलता है उससे होता है। जैसे सूर्य का तापमान कैसे दोपहर में विकिरण सीधे आपके ऊपर पड़ता है, तो वैसा ही आग का जो ताप निकलता है बाहर की ओर, उससे आपको धांस जलना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। पहला देखिएगा चालन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी पढ़ना है। कह रहा है कि जब असमान ताप वाली 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है
तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर उष्मा प्रवाहित होता है। याद रखिएगा, उष्मा का जो प्रवाह होता है वह हाई से किधर होता है, लो की ओर। हाई से किधर होता है, जैसे हमारा शरीर गर्म है और आपका शरीर ठंडा, या किसी बुखार लगा हुआ व्यक्ति को आप छुइएगा तो आपको कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा, क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर कम है, दूसरा के बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन वो व्यक्ति जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो अगर आपको छुएगा तो उसको कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। कैसा महसूस होगा, क्योंकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है जो उसके द्वारा जाएगा। तो टेम्परेचर याद रखेंगे, टेम्परेचर जो है वह किधर से किधर बिलो करता है, हाई से लो। हाँ, टेम्परेचर जो है वह किधर से किधर जाएगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बिलोंग करेगा हाई टू लो। हाई टू किधर, लो की ओर जाएगा। याद रखेंगे, यही कारण है कि कोई वस्तु को हम छूते, गर्म वस्तु को छूते तो कैसा महसूस होता है, गर्म, क्योंकि उससे हमारा हाथ क्या होता है, कम बॉडी का टेम्परेचर। या भींगा हुआ कपड़ा जब पहनिएगा, जो शरीर में पहनिएगा, जो सूखा हुआ नहीं है वो आपका शरीर में तुरंत सूख जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है जिससे वो जल्दी सूख जाता है। आपका बॉडी का जो बॉडी है वो टेम्परेचर बनाए रखना चाहता है। अब भींगा हुआ कपड़ा पहनिएगा तो वो आधा घंटा में सुखा देगा शरीर आपका। कभी ऐसा अनुभव कीजिएगा, भींगा हुआ कपड़ा है उसको गाड़ के पहन लीजिएगा तो कुछ देर के बाद वो तुरंत कपड़ा सूख जाएगा, सूखेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको सर्दी खांसी भी बीमार कर देगा। चलिए आइए, कहां थे अब, तो अधिक तापमान। हाँ, तो टेम्परेचर का जो प्रवाह होता है हाई से किधर, लो की तरफ। चलिए, कह रहा है कि उष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो जाए। कह रहा है कि वायु उष्मा का क्या होता है जी, कुचालक होता है। अंडरलाइन करिएगा, वायु जो होता है, हवा जो होता है, उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। वायु जो होता है उष्मा का क्या होता है, कुचालक। अंडरलाइन करिएगा, वायु जो होता है उष्मा का क्या होता है जी, कुचालक। अतः चालन की प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल का निचली परतों का गर्म करने में कौन सा होता है जी, चालन महत्वपूर्ण है। वायुमंडल का जो निचली परत होता है उसको गर्म करने में सबसे बड़ा सहायक कौन होता है। तो यही क्वेश्चन आता है, यही सेम पॉइंट आता है, बाकी सब गड़बड़ है। याद रखिएगा, वायुमंडल का जो गर्म होना होता है वह कौन विधि होता है, चाय, या चाय का केटली का गर्म होना। चाय का केटली का क्या होना, गर्म होना भी कौन सा विधि का उदाहरण है, चालन। दूसरा देखेंगे हम लोग संवहन। कौन सा विधि देखेंगे, इसमें एक और क्वेश्चन छूट गया। चालन में जो है कणों का स्थानांतरण नहीं होता है, कणों का स्थानांतरण नहीं होता है। दूसरा देखिए संवहन, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु को गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है। नीचे से किधर उठता है, जब देखते होंगे चावल बनाते होंगे, खाना बनाते होंगे, तो जो गर्म जल है वो नीचे की ओर बैठेगा, ठंडा जल है जो किधर जाएगा। जब आप हीट करते हैं तो नीचे वाला जो पथ होता है वो सबसे पहले नीचे वाला गर्म होगा, जैसे जैसे गर्म होगा ऊपर की ओर उठेगा, और ऊपर वाला क्या, निचला ठंडा पानी है जो ऊपर की ओर जाएगा, गर्म पानी है जो किधर बैठ जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लंबवत उठती है और वायुमंडल के ताप का संचलन करती है। वायुमंडल के लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संवहन। यानी नीचे से ऊपर की ओर उठना। जब ठंडा रहेगा तो ठंडा है जो नीचे से कहा जाएगा, ऊपर की ओर। ऊपर जो गर्म जल होगा वो नीचे जो गर्म जल होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे देखिए, चलिए आगे। जब वायुमंडल के निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है और वह ऊपर उठती है। इस प्रकार वायु निचली परत की उष्मा को ऊपर ले जाती है और ऊपर की ठंडी वायु किधर आ जाएगा जी, नीचे। ऊपर से जो गर्म पानी, ठंडा पानी रहेगा वो नीचे जाएगा, और नीचे से जो गर्म पानी है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। चलिए, ऊपर की ओर ठंडी वायु
उसका स्थान लेने के लिए आज नीचे आ जाती है, कुछ देर के बाद वह भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन की प्रक्रिया वायुमंडल को क्रमशः नीचे से किधर जाता है, ठंडा है जो ऊपर जाएगा, गर्म है जो कहां जाएगा, ठीक है। चलिए, गर्म होने का मुख्य भूमिका, संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल कौन मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। अंडरलाइन करिएगा कि संवहन का जो प्रक्रिया होता है वह कौन मंडल में होता है जी, क्षोभ मंडल में। चलिए यहां पर लिख लीजिएगा, बगल में सुराही में रखा पानी, सुराही में रखा पानी का ठंडा होना, ठीक है, या वायुमंडल का गर्म होना। तो वायुमंडल तो वही ना है, क्षोभ मंडल, तो वायुमंडल का गर्म होना कौन सी हो जाएगा जी। चलिए, संवहन द्वारा उष्मा का संचारण केवल गैस और तरल पदार्थों में होता है। अंडरलाइन करिए, संवहन तो लिक्विड में होता है और गैस में होता है। गैसों का फैलना किसके कारण होता है, संवहन के कारण, क्लियर। और जो चालन होता है वह केवल किसमें होता है, ठोस में। चालन किसमें होगा, अभी बताए थे कि चालन होगा लोहे की छड़ और चाय की केटली, तो वो दोनों क्या है, ठोस है। द्रव और गैस में क्या होता है, संवहन। चलिए अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उनके अणुओं के बीच बंधन कमजोर होता है। यही प्रक्रिया ठोस पदार्थ में नहीं होता है। संवहन है जो ठोस में, उसमें चालन होता है। ठोस में क्या होता है, चालन। अब ये विकिरण विधि, किसी पदार्थ के उष्मा तरंगों का संचार के द्वारा सीधे गर्म होने की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं, यानी उष्मा पाकर सीधे गर्म हो जाना, उसको क्या कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य से प्राप्त होने वाले किरणों से पृथ्वी तथा वायुमंडल का गर्म होना, पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी के सतह को गर्म करता है और पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। कभी कभी धरती को देखेंगे एकदम आग बिगते रहता है, बिगता है, वह सूर्य के विकिरण से गर्म होता है, वो भी अपना टेम्परेचर देना शुरू कर देता है। चलिए करने लगते, यह ऊर्जा वायुमंडल के नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण। दीर्घ तरंगधर विकिरण वायुमंडलीय गैसों का मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ग्रीन हाउस गैस बताए थे आप लोग को, ग्रीन हाउस का सबसे जिम्मेवार कौन था जी, जलवाष्प। ग्रीन हाउस का सबसे मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन है, याद रखेंगे। ग्रीन हाउस में जो होता है किसान खेती जो होता है कांच के घरों में, किस घरों में, और ग्रीन हाउस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कहेगा तो कौन था जी, जलवाष्प। कौन था, जलवाष्प। अगर गैस कहेंगे तो कौन सा गैस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन है जो ग्रीन हाउस के लिए नहीं है जिम्मेवार, याद रखिएगा। तो SO2 जो है वह जो यह जिम्मेवार नहीं है, क्लियर, याद रहेगा। चलिए आइए, अब आइए जी अभिवहन। तो यहां पर लिख लीजिएगा किसका गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना, या आग के भट्ठी के पास खड़ा होने पर सीधे शरीर गर्म हो, गर्मी महसूस होना, तो वह कौन विधि से होता है, विकिरण विधि। अब आएंगे अभिवहन। वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है जी, अभिवहन। यानी हवा के द्वारा, जैसे ना होता गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, तो जो हवा के द्वारा जो संचालन होने से ताप का स्थानांतरण होता है उसको हम क्या कहते हैं। चले, लंबवत संचालन अपेक्षा वायु के क्षैतिज संचालन के रूप में अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं अभिवहन के कारण होता है। यानी जो मौसम परिवर्तन होता है वह किसके कारण होता है, अभिवहन। यानी हवा के द्वारा, जैसे मान लिया जाए कि पूरब में कौन है, बंगाल की खाड़ी, तो जब पूर्वैया हवा चलेगा तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। पूर्वैया हवा चलेगा तो कैसा महसूस होगा, ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि समझिए, हाँ, दो प्रकार के हवा होगा जी, एक गर्म हवा है, एक कौन सी हवा है, ठंडी हवा है। गर्म हवा गर्म कब लगता है, गर्मी आपको अधिक लगेगा कौन से मौसम, कौन से आयु में, जब पछुआ चलेगा ना, कौन सी चलेगा, पछुआ, यानी कि पश्चिम से जो हवा आएगा वो आपको कैसा महसूस होगा, गर्म होगा। क्योंकि यह जो आता है रेगिस्तान से आता है। कौन सी से आता है, रेगिस्तान से। जैसे रेगिस्तान में कौन हो गया,
आपका जो सहारा हो गया, थार हो गया, ये इधर से जो हवा उठ के आता है गर्मी के दिन में, तो बालू है जो जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा होता है। तो रेगिस्तान से आने वाली हवाएं कैसा होता है, गर्म। और जो बंगाल के खाड़ी से उठता है तो वह कैसा होता है, ठंडी। समझ गए? तो ठंडी हवाएं कौन होता है जी? तो ठंडी हवाएं कहेंगे पूर्वैया। कौन सा होता है? यह जो है बंगाल के खाड़ी से आता है। कहां से आता है? बंगाल की खाड़ी से जो हवा चलता है वह कैसी हवा होता है। अब एक और पवन आता है, व्यापारिक पवन। कौन सा पवन आता है जी? व्यापारिक पवन किसको कहते हैं? तो 30 से 40 डिग्री, कितना डिग्री? 30 से 40 डिग्री पछुआ पवन को ही हम कहते हैं कौन सा पवन? हाँ, 30 से 40 डिग्री के व्यापक को कहते हैं पछुआ पवन। इसी को दूसरा नाम क्या है? पछुआ पवन, या इसी को कहते हैं व्यापारिक पवन। क्लियर है जी? चलिए, जो नियमित रूप से बहता है, स्थिर होके बहता है, वो स्थायी है। जो बदलता नहीं है, रेगुलर चल रहा है। क्या? नहीं। चलिए अब आइए, पृथ्वी का उष्मा बजट। चलिए, पृथ्वी का कौन सा बजट है जी? उष्मा। खाद्य और उष्मा का मात्रा क्या है जी? खाद्य और उष्मा का मात्रा क्या है? कैलोरी। खाद्य और उष्मा का मात्रा क्या है जी? कार्य और ऊर्जा का मात्रा कहेंगे तो जूल। मान ले कि वायुमंडल का ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य ताप कितना इकाई है? इन 100 इकाइयों से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है? क्योंकि 32% तो बादल के रूप में उसको घेर के वापस लौटा देता है, और 2% वापस कौन लौटा देता है? पृथ्वी। तो टोटल क्या परसेंट लौट जाता है? 34 से 35% लौट जाता है। चलिए, पहले हाँ 35% इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में क्या हो जाता है? और सौर विकिरण के इस परिवर्तित को क्या कह रहे थे? एल्बिडो। पहले समझिए कि एल्बिडो किसको कहते हैं। तो वैसा किरण जो पृथ्वी पर आने से पहले ही कहां चला जाए? अंतरिक्ष में वापस लौट जाए, उसको हम क्या कहते हैं? एल्बिडो। क्या कहते हैं जी? चलिए, प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बाकी जो बचा कितना इकाई? 65 इकाई को अवशोषित करता है कौन? हमारा पृथ्वी, जिसमें 14 वायुमंडल में और 51 कहां पर? पृथ्वी के धरातल पर। और पृथ्वी द्वारा अवशोषित में 51 इकाई पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा जाता है। इनमें से 17 इकाई सब ऐसा ही, इसको कोई जरूरी। चलिए, अब आइए तापमान। क्या है जी? तापमान है, बताइएगा जी। खड़ा हो जाइए, अंशु जी खड़ा हो जाएंगे। अब खड़ा हो जाइए। सबसे ज्यादा तापमान किसका होता है? यहां से क्वेश्चन बनता है, तापमान सबसे ज्यादा किसका होता है? बकरी का। बकरी का कितना होता है? चलिए बैठ जाइएगा, देखिएगा थोड़ा सा नहीं। तापमान, क्या नाम है जी? तापमान। तापमान को क्या बोलते हैं जी? टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? और ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? चलिए, ताप का मात्रक होता है केल्विन। और ताप मापने का कई यंत्र है, जो हमारे सबसे पहले बात कर ले बॉडी का टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर? शरीर के बॉडी का टेम्परेचर कहेंगे सेल्सियस में कितना डिग्री होता है जी? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? और केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। केल्विन में कितना होता है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर, वह किसका होता है जी? बकरी का। किसका होता है? बकरी का। कितना डिग्री होता है? 39 डिग्री। कितना डिग्री? अगर बात करें कि बैलेंस कौन करता है सबसे ज्यादा अपने शरीर का टेम्परेचर का, तो सबसे ज्यादा अपना शरीर के टेम्परेचर का बैलेंस कौन करता है? ऊंट। ऊंट कितना डिग्री तक टेम्परेचर बैलेंस कर सकता है? पक्षी में सबसे ज्यादा किसका होता? पक्षी में कहेंगे तो सबसे ज्यादा पक्षी में कौन हो जाएगा? कबूतर।
पश्चिम में कौन हो जाएगा? कबूतर का जो होता है टेम्परेचर, उसका ब्लड जो होता है हॉट होता है। अब अगर बात किया जाए तो टेम्परेचर मापने का कई यूनिट है। तो सबसे पहले याद रखेंगे सेल्सियस में, तो सेल्सियस में कहेंगे तो मिनिमम कितना होता है जी? 0 डिग्री। सेल्सियस में मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है? 100 डिग्री। कितना होता है? अगर बात किया जाए फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में मिनिमम कितना होता है? 32 डिग्री। मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है? 180 डिग्री। मैक्सिमम कितना होता है? और केल्विन में बात किया जाए तो केल्विन में मिनिमम कितना होता है? -273। केल्विन में मिनिमम कितना होता है और कहेंगे मैक्सिमम कितना होता है? तो 373। कितना होता है? 373 होता है। अगर बात किया जाए रोमन में, तो रोमन में मिनिमम कितना होता है? 0 और मैक्सिमम कितना होता है जी? 80। कितना होता है? अगर इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो मिनिमम माइनस मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो देखिए 80 100 में से 0 जाएगा तो कितना? 100 होगा। तो C बटा कितना हो गया? 100। अगर 100 में से 180 में से कितना घटा देंगे? 32। तो कितना हो जाएगा? रुक जाइए गड़बड़ है। चलिए देखिए, अगर इसका शॉर्ट ट्रिक कहेंगे तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा जी? जैसे फॉर्मूला होता C बटा कितना? 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बराबर K माइनस 273 बटा कितना हो जाएगा? 100 और बराबर R बटा कितना? 80। सॉरी काट दिए जी, रुक जाइए। चलिए कहेंगे K माइनस 273 बटा 5 और R माइन बटा 4। R बटा कितना? 4। ये होता है सूत्र। ठीक है। अब ये टेम्परेचर का, तापमान का सबसे पुराना मात्रक क्या है जी? पुराना मात्रक क्या है? सेंटीडिग्री। क्या नाम मात्रक है जी? सेंटीडिग्री। सेंटीडिग्री। अब इसको क्या बोलते हैं? सेल्सियस। क्या बोलते हैं? सेल्सियस। अब इसका नया नाम क्या है? सेल्सियस है। सेल्सियस। ठीक है। आइए तापमान में तो याद रखिएगा, तापमान का मात्रक क्या है जी? केल्विन। सबसे पुराना मात्रक क्या है? सेंटीडिग्री। और अभी मात्रक क्या है? सेल्सियस। अगर बात करें शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है और केल्विन में कहेंगे तो 310 केल्विन। मुंह में कहे डाल ले। चलिए, सबसे ज्यादा तापमान किसका होता है? बकरी का। बकरी का कितना होता है? और सबसे ज्यादा अपना बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस कौन करेगा? ऊंट। कितना डिग्री तक करेगा? 42 डिग्री तक। सबसे ज्यादा पक्षी में किसका होता है? और फार्मूला कहेंगे तो शॉर्ट न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या होगा? C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बराबर K माइनस 273 बटा 5 और R बटा 4। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है? -40 डिग्री। -40 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में क्या होता है? बराबर होता है। -40 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होता है? दूसरा है ब्लड बैंक में। कौन सा बैंक में? ब्लड बैंक में जो होता है, ब्लड को कितना डिग्री पर रखा जाता है जी? 40 फ़ारेनहाइट पर। कितना फ़ारेनहाइट पर? ब्लड बैंक में ब्लड ना जमे इसके लिए कितना पर रखते हैं उसको? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 40 डिग्री याद रखेंगे ब्लड में। या हम कहेंगे रेफ्रिजरेटर में जो खाना रखा जाता है वह कितना डिग्री पर रखते हैं कि खाना खराब ना हो? तो रेफ्रिजरेटर में पूछेगा कि रेफ्रिजरेटर में कितना डिग्री पर रखा जाए, तो रेफ्रिजरेटर में कहेंगे कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा? क्लियर है? कहेंगे कि कितना फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बराबर होता है? कितना डिग्री पर? ब्लड बैंक में कितना फ़ारेनहाइट पर? खाना जो रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है वो कितना डिग्री पर? 4 डिग्री पर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है जी?
चलिए तने पानी ना पिलाएगा। पिलाओ तने छोटे। समझ में आ रहा है ना जी? ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। चलिए अब आइए समताप। कौन सा ताप है जी? बोलिए। क्या? पोर्ट। वो क्या होता है? कोट है मेरे पास। कल से पेन के बाद फॉर्मूला लिखवा देंगे आपको। चलिए समताप कर, समताप रेखा। कौन रेखा जी? अब यहां से क्वेश्चन बनता, समान ताप वाले रेखा को मिलाने वाले को क्या कहते हैं? समान गहराई वाले को क्या कहते हैं? समान लवणता वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, समान ऊंचाई वाले को क्या कहते हैं? समान वर्षा वाले को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। समताप, समदाब, समथॉर्म, सब कुछ एक बार में देख लेंगे हम लोग। आइए, सम माने क्या होता है जी? बराबर। सम माने क्या होता है अंशु बाबू? चलिए इसको बोलते हैं, देखिए सम माने होता है बराबर। सम माने क्या होता है? बराबर। याद रखेंगे, सम को अंग्रेजी में बोलते हैं आइसो। सम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अगर एक में तापमान लगाएंगे तो थर्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, समान समान ऊंचाई वाले, समान ऊंचाई वाले, समान ऊंचाई वाले रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर्स रेखा। समान ऊंचाई वाले रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर्स रेखा। कोई दिक्कत है यहां पर? अगर कहेंगे समान ऊंचाई वाले दो स्थल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दूसरा है समान वायु दाब वाले। समान वायु दाब वाले। कौन सा दाब जी? समान वायु दाब वाले दो रेखा को मिलाने वाले को क्या कहेंगे? तो समान को क्या होता है? आइसो। क्या होता है जी? दाब का क्या होता है? यूनिट, बार। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसो बार। क्या बोलेंगे जी? आइसो बार। फिर हो जाएगा समान तापमान को मिलाने वाले। मान लिया जाए कि जितना टेम्परेचर बिहार का भी है 37 डिग्री और वही टेम्परेचर यूपी का भी है, समान टेम्परेचर है, तो दोनों को जो टेम्परेचर मिला रहा है उसको हम क्या कहेंगे? तो समान ताप वाले रेखा को क्या कहिएगा? आइसोथर्म। क्या कहेंगे जी? पहला क्वेश्चन आइसो से ही दो ऑप्शन अलग हो जाएगा। आइसो माने क्या होता है? समान। अब ये समान वर्षा वाला, समान वर्षा वाला जहां पर दो जगह पर समान वर्षा हुआ है, 150 सेंटीमीटर यहां भी हुआ और 150 सेंटीमीटर बेंगलोर में भी हुआ, तो समान वर्षा वाले को क्या कहते हैं? आइसो हाइट। आइसो हाइट। असमान ऊंचाई वाला के पूछेगा, समान ऊंचाई वाला को आइसो हैप्स। आइसो हैप्स। चलिए अब समान गहराई वाला पूछेंगे तो क्या होगा? आइसो वार्थ। आइसो, समझ में आया? आइसो क्या बोलेंगे? वार्थ। समान गहराई वाला। ठीक है। समान लवणता वाला को क्या बोलेंगे जी? आइसो हेलाइन। आइसो हेलाइन। क्लियर है? समान कहेंगे कि लवणता वाले को क्या बोलेंगे? ठीक है, समझ गए? तो याद रखिएगा, समान माने क्या होता है? आइसो। समान माने क्या होता है? आइसो। समान ऊंचाई वाले रेखा को कहते हैं कंटूर्स रेखा, या हम कहेंगे समान वायु दाब को मिलाने वाले को क्या कहेंगे? आइसो बार। समान तापमान वाले को क्या बोलेंगे? आइसोथर्म। समान वर्षा वाले को क्या बोलेंगे? आइसो हाइट। समान ऊंचाई पर स्थित दो जगह को क्या बोलेंगे? आइसो हैप्स। क्या बोलेंगे? असमान गहराई वाले को आइसो बर्थ। असमान लवणता वाले को, ठीक है, असमान जहां बिजली के गड़गड़ाहट हो तो आइसो बर्ट। चलिए आए, हाँ आइसो होल होता है। चलिए समताप रेखा। सम माने क्या हो गया? बराबर। तो जहां पर दो जगह का तापमान बराबर होगा उसको हम समताप हिंदी में बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आइसोथर्म। हाँ,
कह रहा है कि बीच के दूरी के ताप का प्रवणता तापमान बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो ताप प्रवणता क्या होता है? कम होता है। उष्णकटिबंधीय, चलिए उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है? बताए थे पृथ्वी में आप लोग को, किसमें बताए थे जी? पृथ्वी में बताए थे ना, उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय बताए थे। चलिए उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है। ये VVI कर लीजिएगा, यहां पर VVI लिखिएगा कि किस प्रदेश में तापमान सबसे अधिक होता है जी? उष्णकटिबंधीय। किस प्रदेश में होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है वह तापमान अधिक होता है। तो उष्णकटिबंधीय कितना होता है जी? तो कहेंगे 0 डिग्री से कितना डिग्री? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। 0 डिग्री से भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर वाला जो होगा वह क्या होगा? अरे बताए थे ना आप लोगों को, ध्यान में आइए, देखिए आप लोग, ये हमारा पृथ्वी था, ये हमारा क्या है जी? ये हमारा पृथ्वी है, हो गया। और इसको हम लोग कौन रेखा बोलते थे जी? इसको बोलते थे भूमध्य रेखा। इसको कौन रेखा बोलते थे? भूमध्य रेखा बोलते थे। और भूमध्य रेखा के जो ऊपर होगा 23.5 डिग्री और नीचे होगा जो 23.5 डिग्री, यह होगा कौन सा? उष्णकटिबंधीय। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय। कोई दिक्कत क्या? और यहां से अगर बात करेंगे 66.5 डिग्री का, कितना डिग्री का? 66.5 डिग्री का बात करेंगे। चेंज नहीं होगा। चलिए इसको बोलेंगे 66.5 डिग्री को बोलेंगे यहां से भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री, तो ये होगा उपोष्ण। क्या होगा जी? उपोष्ण होगा। ये जो बचेगा ध्रुव से लेकर 66.5 डिग्री के ऊपर में ये होगा शीतोष्ण। क्या होगा? ये हमारा होता है शीतोष्ण। शीतोष्ण जो होगा वह ठंडा होगा। शीतोष्ण जो होगा वह कैसा होगा? ठंडा होगा। कोई दिक्कत है? ये बीच वाला होगा उपोष्णीय, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। क्लियर है? चलिए कहां थे हम लोग? आइए, तो उष्णकटिबंधीय को VVI जरूर कर लीजिएगा आप लोग एग्जाम के लिए। कह रहा है कि अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं कटिबंधीय ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही क्या होता? ध्रुव में क्या होगा? कम होगा। ध्रुव अभी पता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर शीतोष्ण होता है, ठंडा प्रदेश होता है, तापमान बहुत ही कम होता। अतः वहां पर कम मूल्य की समताप रेखा है। संसार के अधिकांश क्षेत्र में के लिए जनवरी एवं जुलाई के महीने में न्यूनतम अथवा अधिकतम, न्यूनतम तापमान किस महीना में होता है जी? जनवरी में। और अधिकतम तापमान किस महीना में होता है? जुलाई में। अपने यहाँ एक होता, एक अब बताए थे अपसौर, एक बताए थे उपसौर, बताए थे आप दोनों को। अपसौर जो होता है क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होगा, और जब अधिकतम दूरी पर होगा तो उसका तापमान कम हो जाएगा पृथ्वी पर। जब सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होगा तो उसका तापमान क्या होगा? 4 जुलाई के दिन सूर्य है जो एकदम पृथ्वी के बगल में आ जाएगा, जिसके कारण जो पृथ्वी पर वो अपना ज्यादा प्रेशर देगा, फोर्स करेगा, तो उस दिन अधिक गर्म होगा। कोई दिक्कत? चलिए, महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान होता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बधुआ इन्हीं 2 महीनों को चुना गया है। तापांतर देखिएगा, अधिकतम तथा न्यूनतम तापांतर के अंतर तापांतर कहते हैं। दैनिक तापांतर, दैनिक माने डेली का ताप, जैसे डेली का ताप 40 डिग्री है, 42 डिग्री है डेली का तापमान। तो करा किसी स्थान पर किसी एक दिन का अधिकतम ताप और न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? अंडरलाइन करो कि एक दिन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टेम्परेचर बताया जाता है। देखते होंगे न्यूज में, आज का मैक्सिमम तापमान 42 डिग्री रहेगा, मिनिमम है जो आपका 18 डिग्री रहेगा या 28 डिग्री रहेगा। तो क्या?
हाँ, मोइलवा पर आ जाता है मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम जो होगा सूर्योदय के पहले होगा और मैक्सिमम जो होगा सूर्य उदय के बाद होगा। तो जो डेली का तापमान का अंतर होगा उसको हम क्या कहेंगे? तापांतर। दूसरा है वार्षिक तापांतर, यानी साल में बदलना। इस साल में मिनिमम कितना गया, माइनस में गया, मैक्सिमम कितना गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? वार्षिक तापांतर, यानी एक साल में तापमान का अंतर। समझ गए? ठंडा के दिन में मिनिमम चल जाएगा 4 डिग्री, गर्मी के दिन में चल जाएगा 42 डिग्री। तो ये एक साल का तापों का अंतर है मैक्सिमम मिनिमम का। क्लियर जी? तो कह जिस प्रकार दिन और रात का तापमान में अंतर होता है उसी प्रकार ग्रीष्म और कौन काल में? शीत काल में। यानी गर्मी के दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर जून के महीना में चल गया, जुलाई में चल गया 42 डिग्री 44 डिग्री, और जनवरी के महीना में आ गया 4 डिग्री। तो दोनों का तापांतर कितना डिग्री का हो गया भाई? कितना? 44 में से 4 घटा देंगे तो एक साल का तापांतर कितना डिग्री हो गया? 40 डिग्री। मैक्सिमम चल गया 44 डिग्री जो गर्मी के दिन में, मिनिमम ठंडा के दिन में आ गया 4 डिग्री। तो कितना का तापांतर? 40 डिग्री का एक वर्ष का। चलिए समझ गए जी? अब आइए, कह रहा है कि अतः किसी स्थान से सबसे गर्म और सबसे ठंडा महीने का मध्याह्न तापमांतर वार्षिक तापमांतर होता है। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापमांतर कितना? अंडरलाइन करिए इसको। सबसे ज्यादा जो तापमान का अंतर होता है वह कहां पर होता है बुआ? साइबेरिया में। जैसे भारत में क्या है ताप का अंतर? हम लोग के यहाँ 0 डिग्री तो नहीं होता है, हम लोग के यहाँ 0 डिग्री तक ठंडा के दिन में नहीं ना होता, जनवरी में बहुत होता है तो 3 डिग्री आता है, 4 डिग्री तक आ जाता है। जम्मू कश्मीर में तो होवे करता, सॉरी बिहार में नहीं होता है। हाँ, भारत में भी होता है, माइनस में भी चल जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है? और सियाचिन ग्लेशियर में माइनस में चल जाता है। चलिए, तो सबसे ज्यादा तापों का अंतर कहां होता है जी? साइबेरिया। और कितना डिग्री का होता है? 65 डिग्री का। कितना डिग्री का? अब यहां पे हम क्वेश्चन बताना चाहेंगे जो हमेशा एग्जाम में आता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एसी तो सब कोई जानते हैं, एसी देखे हैं ना? तो देखिए, एक होता है आर्द्रता। क्या होता है जी? रूम का आर्द्रता होता है। गर्मी के दिन में देखते होंगे आर्द्रता के कारण आपको पसीना भी नहीं चलता होगा, गर्मी अधिक महसूस होगा। जैसे एसी में क्या कर देगा? एसी चालू कर दिया और वहां पर आदमी ढेर मने जमा हो गया तो ना आपको गर्मी लगे दे रहा है ना ठंडा लगेगा, और गर्मी भी लग रहा है तो आपको पसीना नहीं चलेगा, खाली लगेगा कि साला क्या हम कहां आ गए, उमस जिसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो रूम होता है रे चेला, रूम का जो तापमान होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? जैसे रूम टेम्परेचर ऐसे जनरली होता है कितना डिग्री? 27 डिग्री रूम टेम्परेचर कितना होता है। लेकिन जब एसी लगाते हैं, कोची लगाते हैं? एसी लगाएंगे और एकरा में 18 डिग्री से कितना डिग्री? 22 डिग्री। 18 से कितना डिग्री जी? 22 डिग्री तक रहेगा। तो रूम जो है क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा जी? ना आपको गर्मी ज्यादा लगे देगा ना ठंडा, नॉर्मल महसूस करिएगा। और जैसे ही रूम का टेम्परेचर 14 डिग्री से कर देंगे, 18 डिग्री के बीच में 16 डिग्री कर देंगे तो आपका कैसा महसूस होगा? कोल्ड महसूस होगा, माने ठंडा लगेगा, ओढ़ना बिछोना तकिया लेकर सूते पड़ेगा। अगर रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक चल जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा? हीट महसूस होगा। अब ये रूम का जो मॉइस्चर होता है, क्या आर्द्रता को क्या बोलते हैं? मॉइस्चर बोलेंगे। तो रूम का जो मॉइस्चर होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? यही क्वेश्चन दरोगा में पूछा है। कितना होना चाहिए? 65। रूम में जो आर्द्रता होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? 65। याद रखेंगे। अगर यह 65 आदमी ज्यादा बढ़ जाएगा रूम में, एसी चालू कैले है और में 100 गो लड़का बैठ के बात कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो आर्द्रता बढ़ेगा, तो इससे आपको घुटन महसूस होगा। क्या महसूस होगा? घुटन महसूस होगा। क्लियर? समझ गए जी? इतने पूछता है तो रूम टेम्परेचर कितना होता है और रूम टेम्परेचर पर कौन धातु है जो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा? बोलिए पारा। कौन सा धातु है जी? और अधातु कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। अधातु कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। जो बोलेगा सब कोई नहीं बोल रहा है। और हाथ पर रखते ही पिघल जाएगा कौन? गैलियम। हाथ पर रखते ही पिघल जाएगा कौन? पानी में ही जल उठेगा कौन? सोडियम।
पानी में जैसे ही उसको डालिएगा तो क्या होगा, बम नियर उड़ेगा। तो पानी में कौन चला, सोडियम। क्लियर, ठीक है। धातु कहेंगे कि रूम टेम्परेचर पर कौन, पारा। और धातु कौन, हाथ पर पिघलेगा कौन, गैलियम। पानी में जलेगा कौन, सोडियम। क्या हो रहा था, सोया नहीं है क्या, क्या मान लग गया तो धातु है, न लग जाएगा तो अधातु होगा। मान लग गया तो कौन चीज, धातु, और न लग गया तो हाथ पर रखिएगा तो पिघलना शुरू हो जाएगा। इसको बार 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 पूछता है। इसका एटॉमिक नंबर 31 होता है और एटॉमिक मास जो होता है 71 कुछ होता है, जो बार बार एसएससी का फैन है रेलवे का क्वेश्चन। गैलियम, गैलियम ये चारों में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये है। एटॉमिक नंबर हो गया 31, एटॉमिक मास हो गया 71 पॉइंट समथिंग। चलिए कहां पहुंचे जी, कितना देर हुआ वीडियो कर रहे हैं, 10 मिनट हो गया। चलिए आइए अब आएंगे हम लोग कौन सी, वायुमंडलीय दाब। क्या आएंगे जी, आइए यहां से आपका 100% एगो क्वेश्चन बनता है। छोटू सबको देखेगा और पढ़ाई कर रहे रिजल्ट बनाने के लिए थोड़े ना हम लोग एक पढ़ने के लिए, थोड़ा सा देख लीजिए, इससे एगो क्वेश्चन श्योर रहता है एग्जाम में। हम थोड़ा बताएंगे, 1 मिनट का क्लास लगेगा इसका। कौन सी है जी, चलिए सबको बोलिएगा, वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब है, सुनिए ध्यान से, वायुमंडलीय दाब। यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं जी, बैरोमीटर से। किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। और बैरोमीटर का खोज कौन किया था, भुला गए हम, टॉर्सेली। बैरोमीटर का खोज कौन किया है, टॉर्सेली, टॉर्सेली। क्लियर। अब कहेंगे दाब का मात्रा क्या होता है जी, पास्कल। दाब का मात्रा क्या होता है। अब बैरोमीटर में कहेंगे कौन सा धातु भरा जाता है, पारा। बैरोमीटर में कौन सा धातु भरते हैं, पारा। अगर कहेंगे बैरोमीटर का पठांक अचानक गिरेगा तो क्या होगा, अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा, और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ, धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो। अब आइए वायुमंडलीय दाब। अगर हम यहां से 5-7 क्वेश्चन देते हैं उसमें से एक लड़ता है। सबसे पहले याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं जी, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते थे, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को किससे। अब आइए खून की शुद्धता को किससे मापते हैं, खून का कहेंगे, ब्लड कहेंगे तो यह हो जाएगा खून का स्फेग्नोमीटर। किससे मापते हैं, स्फेग्नोमीटर। अगर कहेंगे दूध की शुद्धता, किसके शुद्ध, दूध की शुद्धता अगर पूछेंगे तो किससे, लैक्टोमीटर। किससे मापेंगे, लैक्टोमीटर से मापेंगे। अगर हम कह दे, चलिए आर्द्रता को किससे मापिएगा, आर्द्रता कहेंगे तो किससे, हाइग्रो। क्या बोलेंगे, हाइग्रोमीटर से। अगर कह देंगे घनत्व किससे मापते हैं जी, घनत्व कहेंगे तो किससे, हाइड्रो। किससे मापेंगे, हाइड्रोमीटर। अगर कहेंगे बउआ जल का प्रवाह किससे मापते हैं, जल का प्रवाह, जल का प्रवाह किससे, क्यूसेक। जल का प्रवाह क्यूसेक। चलिए, और वायु का दिशा किससे मापते हैं जी, वायु का वेग, वायु का वेग एवं दिशा, एनीमोमीटर। किससे मापते हैं, एनीमोमीटर। याद रखिएगा किससे मापेंगे, एनीमोमीटर। क्लियर है। यहां पर वायुमंडलीय दाब कहे, खून का कहेगा, दूध कहेगा, आर्द्रता कहेगा। अब एक क्वेश्चन होता है जी, बार बार आता है, बताइएगा तनी, वायुमंडलीय दाब कितना होता है, वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो वायुमंडलीय दाब याद रखेंगे 3 × 10⁵ पास्कल। 3 × 10⁻ कितना। और इसका कहेंगे सीजीएस मात्रा क्या होता है जी, वार होता है। सीजीएस मात्रा क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पर दाब क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पर दाब घटता है और नीचे जाने पर दाब
याद रखेंगे, ऊपर जाएंगे तो दाब क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो घटेगा, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे जाएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? इसीलिए जो है पुल बनाते समय जो पुल का जो आधार होता है, बेस होता है, वह कैसा बनाया जाता है, चौड़ा। कैसा बनाया जाता है? तो ऊपर की ओर जाइएगा तो दाब क्या होगा, घटेगा, और नीचे की ओर जाइएगा तो बढ़ेगा। यही कारण है कि ऊंचाई पर चढ़ते समय, पहाड़ पर चढ़ते समय नाक मुंह से क्या बिक देता है, खून बिक देता है, या पहाड़ पर खाना बनाते समय में, खाना बनाने में समय ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में वायुमंडलीय दाब कम होता है और नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, समझ में आ रहा है ना? हो, चलिए आइए वायुमंडलीय दाब। अभी बताए थे कि वायु में दो समान वायु दाब वाले को क्या बोलते थे हम लोग, आइसोबार। सामान्य दाब वाले को क्या बोलते थे, असमान गहराई वाले को क्या बोलते थे, आइसोबर्थ। असमान तापमान वाले को आइसोथर्म, और समान वर्षा वाले को आइसोहैट्स, सॉरी आइसोहाइट। वर्षा कहेंगे तो आइसो हाइट। असमान दो पहाड़ों को मिलान करने वाला को क्या कहेंगे, कंटूर्स रेखा। कौन सा रेखा? चलिए, वायु दाब कर के मध्य समुद्र से वायुमंडल का अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्य दिशाओं में समुद्र पर, यहां पर इंपोर्टेंट है वो VVI। चलिए, समुद्र तल पर जो वायुमंडल का पारे होता है वह कितना डिग्री होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा। चलिए, यहां पर कह रहा है कि समुद्र तल से कितना पर जी, 76 सेंटीमीटर या कितना मीटर, और कितना गहराई में कहेंगे तो 45 डिग्री। कितना डिग्री? समुद्र के अंदर जो 45 डिग्री के गहरा हुआ, समुद्र के अंदर 45 डिग्री जो गहराई होगा, जहां पर टेम्परेचर होगा, उसका ऊंचाई कितना सेंटीमीटर होगा, 76 सेंटीमीटर या 760 मीटर। और डिग्री पूछेगा समुद्र तल में कहां से मापा जाता है, तो कितना डिग्री से मापा जाता है, 45 डिग्री से। जो किसी चीज का ऊंचाई मापा जाता है समुद्र से, वह कितना डिग्री से लिया जाता है, 45 डिग्री से। कितना ऊंचाई से सेंटीमीटर में, 76 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में कितना, 760। क्लियर? यहां चलिए, द्वारा पड़ने वाला दाब है। वायु दाब को किससे मापते हैं जी, बैरोमीटर से। और बैरोमीटर का खोज कौन किया था, टॉर्सेली। कौन खोज किया था, ई टॉर्सेली। वायुमंडलीय दाब को मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर से क्या लगाया जाता है जी, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। अभी बताए थे कि बैरोमीटर का खोज कौन किया था जी, और बैरोमीटर में बताए थे अभी कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर में कौन सा धातु। अब बैरोमीटर का पठांक अचानक गिरेगा तो कौची, और धीरे धीरे गिरेगा तो, और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो। क्लियर है यहाँ ना? चलिए, अब आइए वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है जी, वार। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, और एक बार बराबर कितना होता है। यहां 5 यूनिट में से कोई एक टकराता है तो देख लीजिएगा। चलिए, ये आप फिजिक्स भी साथ में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के साथ में, तो ये ना कहिएगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सारा चीज आप पढ़ रहे जो फायदा करेगा आपको। चलिए, अब ये 1 पास्कल बराबर कितना होता था जी, 10 के पावर कितना वार, 10 टू द पावर 5 वार। अगर कहेंगे 1 बार बराबर कितना होगा जी, अगर 1 बार बराबर पूछेंगे कि 1 बार बराबर कितना होगा, 10 टू द पावर 5 माइनस 5 पास्कल, माइनस में हो जाएगा। अगर क्या होगा, 1 जूल बराबर कितना होता है जी, 1 जूल बराबर कहेंगे तो कितना होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग। अगर यही कहेंगे 1 अर्ग बराबर कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 7 जूल। अगर कहेंगे 1 न्यूटन बराबर कितना होगा जी, 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डायन, क्या हो जाएगा। और 1 डायन बराबर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन, क्या हो जाएगा। अगर 1 न्यूटन बराबर पूछेंगे जी
तो क्या होगा 9.8 kg। 1 न्यूटन बराबर कितना केजी होता है? क्लियर यहां तक समझ में आ रहा है ना जी? 1 न्यूटन बराबर कहेंगे तो कितना केजी हो जाएगा, या हम कहेंगे 1 एक कहेंगे 1 वायु एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सबसे ज्यादा आता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 वायुमंडलीय दाब, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 3 गुने 10 के पावर कितना पास्कल, हाँ 10⁵ पास्कल होता है। कि इतना याद रखना होगा आप लोग को, क्योंकि अब पहले एसआई देता था, अब सीजीएस भी देता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कैसा है? ठीक है, चलिए कहां पर पहुंचे हम लोग? आइए व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाले दाब की इकाई क्या है बउआ? किलो पास्कल। क्या है जी? अंडरलाइन करिएगा इसको कि व्यापक रूप से यानी व्यापार में जो इस्तेमाल किया जाता है वह किसको प्रयोग किया जाता है? किलो पास्कल। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है जी? 1013 मिलीबार। समुद्र तल पर कितना होता है? 1013 मिलीबार, या हम कहेंगे 1013 किलो पास्कल। अंडरलाइन कर लीजिएगा। समुद्र तल पर कितना वायुमंडलीय दाब होगा? 1013। ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 76 सेंटीमीटर। कितना डिग्री के ऊंचाई से? 45 डिग्री। कितना डिग्री के ऊंचाई से? 45 डिग्री समुद्र तल पर से लिया जाता है। कितना ऊंचाई सेंटीमीटर? 76 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? जहां का वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए? 1013। चलिए, वायुमंडल के निचले भाग को वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब जो ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा, और नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? यही कारण है कि पहाड़ पर जब खाना बनाते हैं, 2 चीज याद रखिएगा। पहाड़ पर खाना बनाते समय क्या लगता है? क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पानी है जो कितना डिग्री पर खौलने लगता है? 97 डिग्री पर। कितना पर? यही कारण है कि वहां पर चावल बढ़िया से नहीं सीखता है। और वही प्रेशर कुकर की बात किया जाए, किसका बात कर ले हम लोग? चलिए देखिए, सबसे ज्यादा कठिनाई होता है, सबसे ज्यादा कहां होता है कठिनाई? पहाड़ पर। पहाड़ पर क्या होता है जी? खाना बनाने में कठिनाई होता है। पेन से स्याही फेंक देता है। पेन से क्या बिक देता है? स्याही फेंक देता है। नाक से क्या खून फेंक देता है? खून फेंक देता है। नाक से खून नहीं बिक देता पहाड़ पर चढ़ते समय। तो यह सब जो होता है यह किसके कारण होता है? कम वायुमंडल के कारण। कम वायुमंडलीय दाब के कारण। कम वायुमंडलीय दाब के कारण क्या होता है जी? पहाड़ पर खाना नहीं बढ़िया से बनेगा, या पहाड़ पर चढ़ते समय हांफने लगिएगा। दूसरा है खाना बनाने में कठिनाई होगा पहाड़ पर। तीसरा है कि जब हवाई जहाज में बैठा रहिएगा तब पेन से स्याही फेंक देगा ना। चौथा है कि नाक मुंह से क्या बिक देगा? खून बिक देगा। अगर बात किया जाए कि अधिक होने पर वायुमंडलीय दाब अगर अधिक होगा तो क्या होगा बउआ? खाना जल्दी पक जाएगा। जैसे अधिक होता है किसमें? प्रेशर कुकर में। किसमें होता है? प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर का खोज किया था डेनिस प्रोपिन। कौन खोज किया था? डेनिस प्रोपिन किया था। और इसमें जो है जल का तापमान, किसका तापमान? जल का क्वथनांक जो है कितना कर देता है जी? जल का क्वथनांक 100 डिग्री से बढ़ाकर यह कर देता है कितना डिग्री? 120 डिग्री। यही कारण है कि चावल है जो जल्दी, कोई भी सामान उसमें जल्दी सीज जाता है। जो चीज खौलना है 100 डिग्री पर उसको खौला देगा कितना पर? तेजाब वगैरह क्या है उसको टेम्परेचर जाता तो उसमें डालिएगा, गल जाइएगा। क्लियर? हाँ, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री से बढ़ाकर कितना डिग्री कर देता है? 120 डिग्री। और प्रेशर कुकर का खोज कौन किया था जी? डेनिस प्रोपिन। 1 घंटा का हो गया। चलिए, तो यही तक क्लास है। इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।